हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका एंड मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल edu.पढ़ाई पर। तो व्यूवर्स, आज मैं हूँ आप सभी के बीच एक नए चैप्टर की शुरुआत के साथ जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण और अनुवांशिकी का प्रभाव हमारे विकास पर किस तरह से पड़ता है। आज हम इसकी बात करने वाले हैं। अनुवांशिकता क्या होती है, पर्यावरण क्या होता है, ये किस तरह से प्रभावित करते हैं, हमें कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे डेवलपमेंट को, हमारे ग्रोथ को, हमारी पर्सनालिटी को, इन सब फैक्ट्स पर हम आज बात करने वाले हैं। तो ये पढ़ने से पहले हमारा जो न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज, इसके पहले हमने कवर कर लिया है अभी तक में चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का विकास कैसे होता है, उसका ग्रोथ कैसे होता है, क्या डिफरेंस होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। साथ ही में मैंने ये भी डिस्कस कर दिया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, यानी कि विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, यानी कि कौन कौन से चरण होते हैं जिससे हमें गुजरना होता है अपने डेवलपमेंट के प्रोसेस में, जैसे कि चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, इन्फेंसी, ये सारी स्टेजेस मैंने कवर करवा दी हैं। एडोलसेंस में हमारा लास्ट क्लास में कंप्लीट हो चुका था। तो अब हमारा आज का नया चैप्टर होने वाला है इन्फ्लुएंस ऑफ रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी हम आज की क्लास। तो व्यूअर्स, आपको भी पता होगा कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में। आप देखते होंगे, जैसे किसी बच्चे की आप देखोगे कि उसकी आईज का कलर ब्लू है, तो ये ऐसा किस वजह से होता है आपकी थिंकिंग से? अगर किसी बच्चे की आईज ब्लू है तो किस रीजन से है? क्या इसका इफेक्ट, क्या कौन फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो कोई ऐसे इन्वायरमेंट, वो जैसे माहौल में रह रहा है इसकी वजह से उसकी आंखों का कलर ब्लू हो गया है, या फिर उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स के थ्रू उसमें वो क्वालिटी आ गई है कि उसकी आईज ब्लू है? आप लोग एक बार थिंक करिए, सोचिए इस बात को और फिर मुझे आंसर करिएगा कि एक बच्चे की आंखों का कलर जो ब्लू हो गया है वो किस वजह से है? इसमें किसका रोल ज्यादा है, इन्वायरमेंट का या फिर उस पेरेंट्स के जीन्स का, उसकी वजह से आया है? जी, ऐसा होता है। हमारा पेरेंट्स से जो हेरिडिटी हमारी आती है, अनुवांशिकता जो है, इसकी वजह से ये ज़्यादा डिपेंड करता है कि बच्चे के आइज का कलर क्या है। इसमें पर्यावरण का रोल उतना नहीं है जितना कि हेरिडिटी का है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि किसी बच्चे की बुद्धि, यानी उसका ब्रेन का डेवलपमेंट कैसा है, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है स्टडीज़ में, तो ऐसा किस वजह से है? वो अपने पेरेंट्स की वजह से या फिर वो ऐसे इन्वायरमेंट की वजह से है? जी, तो आप देखते होंगे, मैं मानती हूँ कि कोई बच्चा जन्म से, अगर उसके माता पिता बहुत अच्छे हैं, बहुत शार्प माइंडेड है, लेकिन बच्चे का जन्म होता है तो उसमें भी वो गुण रहेगा कि हाँ वो भी शार्प माइंडेड होगा, लेकिन अगर उसे वैसा इन्वायरमेंट ना मिले, वैसा माहौल ना मिले जहाँ पर वो उसका डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सके, उसका ब्रेन अच्छी तरह से डेवलप कर सके, ऐसा अगर उसे माहौल नहीं मिलता, इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, तो क्या होगा? फिर बच्चे का उस लेवल तक बच्चा नहीं पहुँच पाएगा जहाँ तक उसे जाना चाहिए था। तो इसमें आप देखोगे जो बच्चे का मानसिक विकास होता है, इसमें हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी एक बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि वो कोई बच्चा एवरेज माइंडेड भी है, लेकिन अगर उसे ऐसे लोगों के बीच रहने के लिए भेज देता है, बच्चा कहीं ऐसी जगह चला गया जहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल है, वहाँ पे सारे लोग पढ़ते दिख रहे हैं, तो बच्चे में खुद से क्वालिटीज डेवलप होने लगेंगी, बच्चा भी धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ इंटरेस्टेड रहेगा और उसके क्या होगा, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा, वो भी शार्प माइंडेड बन जाएगा। तो ये इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें पर्यावरण और अनुवांशिकता दोनों का रोल इसमें था। पर अगर आपसे कुछ लोग बोलते हैं कि पर्यावरण और अनुवांशिकता दोनों का रोल 50% होता है, तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ये बात गलत है कि 50% पर्यावरण का रोल होता है और 50% हेरिडिटी का रोल होता है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इसका पता कोई नहीं लगा सकता कि इसमें कितना परसेंट एनवायरमेंट का रोल है और कितना परसेंट हेरिडिटी का रोल है। ये आप नहीं कह सकते हो। दोनों का रोल है आप ये कह सकते हो, लेकिन 50-50% है ये कहना हमारा गलत हो जाएगा। तो चलिए, ये था इंट्रो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। व्यक्ति को अपने माता पिता के शारीरिक व मानसिक गुण प्राप्त होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। यानी कि एक पर्सन को अपने पेरेंट्स से क्या मिलते हैं? कुछ उसके फिजिकल और मानसिक जो एबिलिटीज होती हैं वो भी मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी के पेरेंट्स लंबे हैं, किसी फैमिली में आप देखते होंगे कि सारे लोग की हाइट बहुत अच्छी होती है। जैसे मैं अगर खुद के घर की बात करती हूँ तो मेरे
मम्मी और मेरे पापा दोनों की हाइट बहुत अच्छी है। इस वजह से क्या हुआ है कि हमारे जो भाई, मैं हूँ या फिर मेरे भाई बहन है, इन लोगों की भी हाइट क्या है, वो उन लोगों की भी हाइट अच्छी है। तो ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो हम फादर या मदर से हमारे अंदर कुछ कैपेबिलिटीज आती हैं, कुछ एबिलिटीज आती हैं, कुछ क्वालिटीज आती हैं हमारे अंदर भी अपने पेरेंट्स की, इसे ही हम कहते हैं हेरिडिटी। और ये क्वालिटीज फिजिकल और मेंटल दोनों हो सकती हैं। अगर हमारे मदर या फादर साफ माइंडेड है तो हमें भी कुछ ना कुछ उसके क्वालिटीज आएंगे कि हमारा भी ब्रेन अच्छा होगा। ये बात अलग है कि हम उसे और भी अच्छा बना सकते हैं वैसा इन्वायरमेंट देकर उसे। तो ये होते हैं हमारे हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता, जो व्यक्ति को अपने माता पिता से, और हमारे जो माता पिता थे उन्हें किससे मिला होगा, उनमें ये गुण कहाँ से आएंगे, उनमें ये गुण आया होगा अपने माता पिता से। यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, एक दूसरे से ट्रांसफर होता रहता है। हमारे माता पिता को मिला होगा अपने माता पिता से, उनके माता पिता को मिला होगा उनके माता पिता से। जैसे अगर बात करूँ मैं अपने पिताजी की, मेरे अगर जो फादर हैं उनको उनको जो उनकी जो पर्सनालिटी है, उनके जो ब्रेन है, वो उनके अंदर वो एबिलिटीज कहाँ से आई हैं, वो गुण उनमें आए हैं अपने मम्मी से या पापा से। यानी कि हमारे दादी जी हमारे दादाजी से क्या होते हैं, वो गुण हमारे पापा में आते हैं और वो पापा के वो गुण हमारे अंदर आते हैं। ये इसे हम कहते हैं अनुवांशिकता, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी। और अगर वही हम बात करें अपने मदर साइड की, तो मदर को हम नानी कहते हैं। तो हमारी नानी और नाना से वो गुण आए होंगे हमारे मम्मी में, और मम्मी से वो गुण आए हैं हमारे में। तो ये थी अनुवांशिकता। ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, ट्रांसफर होती रहती है, जनरेशन टू जनरेशन। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है, गर्भधारण के समय 23 क्रोमोसोम शुक्राणु स्पर्म के और 23 क्रोमोसोम अंडाणु ओवम के मिलते हैं, अर्थात कुल क्रोमोसोम 23 जोड़ी। और इंग्लिश में बात करते हैं, एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन 23 क्रोमोसोम्स ऑफ स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स ऑफ ओवम, दैट इज टोटल क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स। तो आप समझिए यहाँ पर कि जब कॉन्सेप्शन होता है यानी जब गर्भधारण होता है, एक फीमेल जब कॉन्सेप्शन का टाइम होता है, उसका गर्भधारण उसका होता है, तो उस समय पर क्या होता है कि उसके अंदर आते हैं 23 क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स कहाँ से आते हैं, ओवम से आते हैं। यानी कि आप यहाँ पर बोर्ड पर समझिए, ये है फीमेल का एक अंडा जो उसके बॉडी में होता है, इसमें आते हैं 23 क्रोमोसोम्स। तो ये मदर से आते हैं ओवम के रूप में, ठीक है। 23 क्रोमोसोम्स मदर साइड से आए ओवम के, एंड 23 स्पर्म्स आते हैं, ये स्पर्म्स आते हैं फादर के। और ये भी क्या होता है, ये भी 23 क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं। ये जो स्पर्म्स आ रहे हैं मेल साइड से, इसमें भी ये क्या कर रहे होते हैं, ये 23 स्पर्म्स कैरी कर रहे होते हैं। और यानी कि इनके 23 पेयर्स और मदर साइड के 23 पेयर्स। ये जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ये जाइगोट फॉर्म करता है और इससे एक बेबी का क्या होता है, बेबी एक फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से एक जाइगोट फॉर्म होता है, एक बेबी का डेवलपमेंट शुरू होता है इसके अंदर। तो यानी कि आप बोलोगे कि 23 पेयर्स फादर से और 23 पेयर्स मदर से, यानी कि टोटल कितने हो गए, ये 46 क्रोमोसोम्स हो गए। 46 क्रोमोसोम्स हमारे बॉडीज में होते हैं। और ये क्रोमोसोम्स या तो आप इसे 46 क्रोमोसोम्स कहोगे या फिर हम इसे कह सकते हैं 23 पेयर्स, यानी कि 23 जोड़े क्रोमोसोम्स क्या होते हैं हमारे बॉडी में होते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, हम ये बात करेंगे कि क्रोमोसोम्स होते क्या हैं। तो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे धागे के समान थ्रेड लाइक संरचना, यानी कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक धागे की तरह संरचना होती है। और ये क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, ये जीन्स, प्रत्येक क्रोमोसोम्स पर जीन्स मिलते हैं जिसमें अनुवांशिक गुण होते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें जीन्स होते हैं। जीन्स मतलब ये आप पहनने वाला जीन्स मत सोचिएगा, ये जीन्स होते हैं वो गुण जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। वो गुण जो आपके पिताजी को जो गुण मिले हैं आपके दादाजी से दादी जी से, वो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, वो जीन्स के थ्रू। अब एक सीटेड में एक बहुत क्वेश्चन आता है कि अनुवांशिकता के वाहक क्या होते हैं, कौन होते हैं। तो अनुवांशिकता के वाहक होते हैं क्रोमोसोम्स, यानी ट्रांसफर कैसे होते हैं, जो हमारे जीन्स हैं, हमारी अनुवांशिकता है, वो ट्रांसफर कैसे होती है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो होती है इन क्रोमोसोम्स के थ्रू, जो होते हैं धागा लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके ही थ्रू क्या होते हैं हमारे जो जीन्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स अपने अंदर जीन्स लिए होते हैं, इन क्रोमोसोम्स पर जीन्स मिलते हैं और इनमें क्या होते हैं, इनमें ही वो गुण भरे होते हैं जो हमारे फादर से मदर से हम में आते हैं, हमसे जाएंगे, हमारे जब फ्यूचर में हमारे बच्चे होंगे
तो ये हमारे क्रोमोसोम्स ही होंगे जो क्या करेंगे, कुछ जीन्स को कैरी करेंगे और वो जाएंगे हमारे बेबीज में, जिनका भी फ्यूचर में बर्थ होगा। तो इस तरह से क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं कि ये जीन्स के वाहक होते हैं, अनुवांशिकता के वाहक हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अनुवांशिकता के वाहक कौन होते हैं। तो वो होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। और एक और याद करने वाली बात है कि आपको ये लर्न रखना है कि हमारे बॉडीज में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 जोड़े, यानी कि 46 और पेयर्स में बात करें तो 23 ना। अगर अब हम बात करते हैं कि जीन्स आर फाउंड ऑन ईच क्रोमोसोम इन विच जेनेटिक प्रॉपर्टीज आर स्टोर्ड। मैंने ये पहले ही बता दिया कि जीन्स होते हैं, जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं और इन जीन्स में क्या होते हैं, अनुवांशिकता, यही हमारे गुण होते हैं जो एक से दूसरे को ट्रांसफर होते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ न्यू टर्म्स, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम बात कर लेंगे वंशानुक्रम की अवधारणा, यानी कि हेरिडिटी के कॉन्सेप्ट के, हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम ये समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने लिखा है अनुवांशिकी, यानी कि जेनेटिक्स, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं। इस शब्द को, यानी कि अनुवांशिकी शब्द को ग्रीक भाषा के शब्द जन, जिसका अर्थ होता है होना या वृद्धि करना, से लिया गया है। यानी कि ये जो हमारा शब्द है अनुवांशिकी, या फिर हम इसे जेनेटिक्स कह सकते हैं, इसको हम लोग, इस वर्ड को हमने लिया है ग्रीक भाषा के एक वर्ड जेन, याद रखिएगा, इसे हमने लिया है ग्रीक लैंग्वेज की एक टर्म है जेन शब्द से हमने इस वर्ड को लिया है। और इस जेन जो वर्ड है इसका अर्थ होता है होना या फिर वृद्धि करना। तो जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। किस शब्द से? ग्रीक भाषा के जेन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है होना या फिर वृद्धि करना। क्योंकि देखिए अब जो जेनेटिक्स है इससे क्या हो रहा है, इससे जेनेटिक हमारे जनरेशन बढ़ते ही जाते हैं ना, तो इसलिए इससे आप याद रखेंगे कि जेनेटिक्स को हमने लिया है जेन शब्द से, ग्रीक भाषा के, और इसका अर्थ होता है होना या फिर वृद्धि करना। तो ये बात थी हमारी इतनी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सबसे पहले हमारा शब्द था जेनेटिक्स, इसको किसने दिया था। तो ये जो हमारा टर्म है जेनेटिक्स, यानी कि अनुवांशिकी, इस शब्द को सबसे पहले दिए थे विलियम वाटसन साहब ने, और इन्होंने इस शब्द को दिया था 1905 ईस्वी में, यानी कि 1905 में इन्होंने ये टर्म दिया था। जेनेटिक्स का सबसे पहले वर्ड, इस वर्ड को सबसे पहले दिया था विलियम वैटसन ने 1905 में, ये आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि आनुवंशिकी विज्ञान का जनक ऑस्ट्रिया के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। और ये नाम जो आप याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका नाम कहीं कहीं पर सिर्फ मेंडल भी दिया होता है, ग्रेगर जॉन हट गया होता है, सिर्फ मेंडल भी लिखा होता है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन दिखता है कि अनुवंशिकी विज्ञान यानी कि जेनेटिक्स का फादर, हेरिडिटी का फादर किसे बोलते हैं, तो वो हम कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। अब हम बात कर लेते हैं जेनेटिक्स की कुछ डेफिनेशन के साथ, या फिर वंशानुक्रम जो है इसके कुछ डेफिनेशन बात कर लेते हैं हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये एग्जाम में कई बार देखने को मिली है। इनके ये जो हमारी डेफिनेशन है वो जेम्स ड्रेवर की डेफिनेशन है। जेम्स ड्रेवर ने कैसे डिफाइन किया है हेरिडिटी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेपर में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, स्टेटमेंट दे दिया होता है और पूछ देता है कि ये किसका डेफिनेशन है। तो एक बार देख लेते हैं हम। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण है। और अगर इंग्लिश में बात करें तो हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। यानी माता और पिता से गुणों का स्थानांतरण जो होता है, जो ट्रांसफर होता है उनके ऑफ स्प्रिंग्स में, यानी कि बच्चों में, इसे ही इन्होंने बोला है वंशानुक्रम। और ये जो गुणों का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया किसके थ्रू होता है, ये होता है क्रोमोसोम्स के थ्रू। और इन क्रोमोसोम्स में ही होते हैं जीन्स, और इनके थ्रू क्रोमोसोम से मैंने बताया आपको कि वाहक पूछता है कि हेरिडिटी का वाहक कौन होता है, तो वो होता है हमारे क्रोमोसोम्स। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये थी जेम्स ड्रेवर की डिफिनेशन कि heredity is the transmission of physical and mental characteristics from parents to offspring। यानी वंशानुक्रम से अभिप्राय है माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का
संतानों में हस्तांतरण, जो उनके गुण हैं वो माता पिता से उनके बच्चों में आते हैं। ये जो ट्रांसफर ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं वंशानुक्रम। तो ये थी मेरी आज की क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे हेरिडिटी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम भी होते हैं, तो उन नियमों को हम कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको हेल्पफुल रही हो, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।